हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आइए आपकी क्लास का एक और क्वेश्चन पेपर सोल्व करते हैं, जो कि है साइंस का सैम्पल पेपर, जो कि पीरियड टेस्ट 2 के लिए पीएमसी केंद्रीय विद्यालय ने बनाया है। अब देखो, पेपर किसी भी स्कूल ने बनाया हो, आप किसी भी स्कूल से हो, आपके लिए ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके पेपर में, क्योंकि सैम्पल पेपर्स हमेशा टारगेटेड बनाए जाते हैं। अब जैसे पीरियड टेस्ट 2 के लिए बनाया गया है, तो मतलब इसके सिलेबस को कवर करते हुए आपका पूरा ये जो जितना भी पीटी 2 में सिलेबस आएगा उसको कवर करते हुए ये इस तरह से बनाया गया होता है कि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाए, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ जाए, तो आपको ये स्किप नहीं करना, भले ही आप किसी भी स्कूल से हो। और जो केंद्रीय विद्यालय से हैं वो तो समझते ही हैं इसकी इंपॉर्टेंस। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपना क्वेश्चन पेपर सोल्व करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन पेपर सोल्व करने से हमें 3 चीज़ें मिलती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, हमें अप्रोच मिलती है पेपर को सोल्व करने की, और हमारा क्या हो जाता है, रिवीजन हो जाता है पूरे सिलेबस का। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले 40 नंबर का पेपर होगा आपका, 1.5 घंटा आपको मिलेगा, क्योंकि सिर्फ ये पीटी 2 पेपर है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपका हाफ ईयरली हो या फाइनल एग्जाम हो। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे एग्जाम दो जैसे आप रिविजन कर रहे हो। सेक्शन ए में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, हमेशा पता है आपको, साइंस का पेपर है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ द डायफ्राम इन ब्रीथिंग। तो डायफ्राम का क्या बेसिकली काम होता है ब्रीथिंग में। अब डायफ्राम की बात की गई है, ये कहाँ होता है, लंग्स के नीचे होता है ये, ठीक है। ये डायफ्राम वाली चीज़ ये कहाँ होती है, लंग्स के थोड़ा नीचे, ये आपके लंग्स है और यहाँ पर डायफ्राम होता है, ठीक है। अब इसमें इसका काम क्या होता है, बेसिकली इसका जो सही काम है वो है, डायफ्राम सांस लेते समय नीचे की ओर जाती है, जिससे लंग्स में जगह बनती है और हवा अंदर आ जाती है। सांस छोड़ते समय डायफ्राम ऊपर आ जाती है, जिससे हवा बाहर निकलती है। तो बाहर निकलने और अंदर जाने, हवा के बाहर निकलने में ये मदद करता है, और लंग्स को फूलने और सिकुड़ने में मदद करता है। तो ऑप्शन ए देखते हैं, फिल्टर द एयर, प्रोड्यूस साउंड। सी कहता है टू हेल्प इन इनहेल एंड एक्सहेलेशन। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं, द एसआई यूनिट ऑफ टाइम इज। तो टाइम की एसआई यूनिट किसको नहीं पता। आप में से किसी को अगर एसआई यूनिट टाइम की नहीं पता ना, तो ये मान लेना आपका बेसिक्स बहुत कमज़ोर है। और अगर आपका बेसिक कमज़ोर है तो आपको दोबारा से अपने क्लास के नोट्स और अपने सारी चीज़ें दोबारा से पढ़नी है, ठीक है। तो एसआई यूनिट टाइम की क्या है, सेकंड है, ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बढ़ता है क्वेश्चन नंबर 3, इन ह्यूमंस मोस्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड टेक्स प्लेस इन। ऑप्शन ए स्टमक, बी लार्ज इंटेस्टाइन, सी स्मॉल और डी लिवर। तो आपसे पूछा क्या गया है, पूछा यह है कि पचा हुआ खाना शरीर में सबसे ज़्यादा कहाँ एब्जॉर्ब होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा आंसर है, हमेशा याद रखना। सबसे ज़्यादा की बात की गई है तो ऑपोजिट सबसे कम कैसे, स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज़्यादा खाना, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे लंबी होती है और ज़्यादातर अपने अंदर खाने को ज़्यादा देर तक रखती है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज़्यादा खाना एब्जॉर्ब होता है, ठीक है, सिंपल। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में विली होती है, विली, इस वर्ड को याद रखना, विली होती है, जहाँ क्या होता है, जो सरफेस एरिया बढ़ाती है और न्यूट्रिएंट्स को ब्लड में एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। ऑप्शन 4, क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, ये आपका सी सही हो गया, टाइनी पोर्स ऑन लीफ सरफेस। तो लीफ पर जो टाइनी पोर्स होते हैं यहाँ पर, दैट हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज आर विली, एल्वियोली, स्टोमेटा या फ्लोएम। तो आपको पूछा गया है कि पत्तियों पर मौजूद छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं, छोटे छोटे होल होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, कौन से हैं जो गैसेस का आदान प्रदान करते हैं। तो आदान प्रदान करने वाले कौन से पोर्स होते हैं, जिनको बोलते हैं हम स्टोमेटा से CO2 अंदर जाती है और O2 बाहर निकलती है। तो ऑप्शन बिल्कुल सी सही होगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बढ़ता है, क्वेश्चन नंबर 5, द मूवमेंट ऑफ कूलर एयर फ्रॉम सी टू लैंड ड्यूरिंग डे टाइम इज कॉल्ड। देखो, मूवमेंट ऑफ कूलर एयर मतलब अगर ये ज़मीन है आपकी, ये ज़मीन है, ये पानी है, और ठंडे पानी की तरफ से ठंडी हवाएं जाती है इस तरफ को, फ्रॉम सी टू लैंड ड्यूरिंग डे टाइम इज कोल्ड। इसको क्या बोलते हैं, लैंड ब्रीज, सी ब्रीज, मानसून और स्टॉर्म। तो इसको क्या बोलते हैं, आपको पता होना चाहिए। दिन में ठंडी हवा समुद्र से ज़मीन की ओर जब चलती है, इसे कहते हैं सी ब्रीज, ठीक है। समुद्र की बात की गई है तो सी ब्रीज, ऑप्शन भी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, द इंस्ट्रूमेंट इन व्हीकल्स विच शोज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर इज कॉल्ड। देखो, जो इंस्ट्रूमेंट होता है आपकी कार में ना, ये ड्राइविंग व्हील, इस व्हील में ये आपका
और ये आपका इस तरह से बना होता है बीच में, ठीक है। ड्राइविंग व्हील हो गया। इसके पीछे आप देखते हो एक इस तरह से बोर्ड बना होता है डैशबोर्ड के बराबर में। इसमें अंदर बड़े बड़े ऐसे गोल गोल बने होते हैं जिसमें किलोमीटर पर आवर की सुइयाँ दिखती है। इसको क्या बोलते हैं, ये पूछा है क्वेश्चन में। इंस्ट्रूमेंट इन व्हीकल्स विच शो स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, उसको क्या बोलते हैं, स्पीडोमीटर। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इन प्लांट्स की बात हो रही है। फूड प्रिपेयर्ड इन लीव्स इज ट्रांसपोर्टेड टू अदर पार्ट्स मेनली थ्रू। देखो प्लांट्स में क्या होता है, फूड कहाँ बनता है, फूड बनता है लीव्स पर। कैसे, फोटोसिंथेसिस से। अब ये फोटोसिंथेसिस से बना हुआ फूड लीव्स से जहाँ भी जाता है किसके थ्रू जाता है, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन है जाइलम, फ्लोएम, स्टोमेटा, रूट सेयर। तो आपको पता होना चाहिए कि ये फ्लोएम, देखो फूड की बात की गई है, फूड में फ आ रहा है और फ्लोएम में भी फ आ रहा है, तो हमेशा याद रखना फूड फ्लोएम से जाएगा और वाटर जाएगा आपका जाइलम से, ठीक है। तो आपका फ्लोएम बताया मैंने, फूड जाएगा फ्लोएम से और फ्लोएम से फूड जाएगा और जाइलम से क्या जाएगा, वाटर जाएगा। ये चीज़ याद रखना। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। द मेन प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर इन लिक्विड्स एंड गैस इज। तो जो मेन प्रोसेस होता है, बेसिकली मेन प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर लिक्विड और गैसेस में हीट ट्रांसफर का जो मेन प्रोसेस होता है उसको क्या बोलते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन और रिफ्लेक्शन। तो आपको पता होना चाहिए इसको क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन बोलते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। इन ह्यूमंस की बात की जा रही है। टाइनी एयर सैक्स वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस आर कोल्ड। तो आपसे बेसिकली पूछा गया है कि जहां ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है उन्हें क्या कहते हैं। ए विली, बी एल्वियोली, सी नेफ्रॉन्स और डी ब्रोंक्योल्स। बेसिकली ये थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में मुझसे गलती हो रही है, तो ऑप्शन डी ब्रोंक्योल्स। तो आपको पता होना चाहिए एल्वियोली, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, जो कि एल्वियोली ही वो जगह है जहां ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, ठीक है, उसे कहते हैं एल्वियोली। तो टाइनी एयर सैक्स क्या है, वो एल्वियोली। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। अ कार कवर्स 120 किलोमीटर इन 3 आवर्स। तो 120 किलोमीटर 3 आवर्स में करती है एक कार कवर। तो स्पीड क्या होगी, 120 डिवाइड बाई 3 कितना आ गया, 40 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो गया आपका। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है असर्शन और रीज़न आपके सामने, आई थिंक, हाँ। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने आना चाहिए। देखो असर्शन और रीज़न में मैंने हर क्वेश्चन पेपर में बताया आपको कि आपके पास एक स्टेटमेंट होगा, असर्शन बोलते हैं जिसको, एक रीज़न होगा। असर्शन सही है या गलत ये बताना है, और अगर सही है तो उसका एक नीचे रीज़न दिया होगा। अगर ये रीज़न सही है तो क्या ये रीज़न सही है, तो ठीक है। अगर सही नहीं है, रीज़न सही नहीं है, लेकिन ये जो बात लिखी है ये अपने आप में सही हो सकती है, ये बतानी है, ठीक है। तो आइए वही चीज़ ऑप्शन दे दिए गए हैं आपको, 1 2 3 4, इनमें से जो सा भी ऑप्शन होगा 11th और 12th के लिए हम बता देंगे। अब 11th में असर्शन कहता है कि ruminants like cows bring back partially digested food to the mouth for chewing। अब आपसे कहा जा रहा है कि ruminants जैसे काउज जैसे जानवर जो होते हैं वो अपने खाने को मतलब पार्शली वापस ले आते हैं मुंह में, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा डाइजेस्ट हो सके। या फिर आप कह लो कि जो पार्शली डाइजेस्टेड मतलब कम डाइजेस्टेड फूड होता है वो मुंह में वापस आ जाता है, जिसके बाद वो दोबारा से उसको चबाती हैं, च्यू करती हैं। इसका रीज़न देखते हैं। दिस हैबिट हेल्प्स देम च्यू द फूड थोरोली एंड डाइजेस्ट टफ प्लांट मटेरियल बेटर। बिल्कुल सही है, आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है और रीज़न भी बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 11th का? 11th का हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन देखते हैं, ए बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले ए ही ऑप्शन सही हो जाएगा। 11th का क्या आंसर आ गया, ए। 12th देखते हैं। 12th में हमें कहा गया असर्शन है कि अ डिस्चार्ज्ड प्लांट kept in complete darkness for 2 or 3 days does not show starch in its leaves। और रीज़न कहा गया है लाइट इज़ essential for plants to prepare food by photosynthesis। तो देखो बोथ ए और आर, ये स्टेटमेंट भी अपने आप में सही है, ये भी सही है, लेकिन 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 बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर करेक्ट
तो इसकी वजह से क्या होगा कि ये सही है, ये भी सही है, और ये रीज़न जो है ये इसका सही एक्सप्लेनेशन है, इसलिए हमारा आंसर ये भी क्या होगा, ए ही होगा। लेकिन अगर ये मान लो सही होता और एक्सप्लेनेशन सही ना होता तो हम क्या लगाते, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बी लगाते फिर, लेकिन अब ए लगाएंगे। सेक्शन बी की तरफ बढ़ते हैं। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपके सामने, 2 क्वेश्चन है आपके सामने 4 नंबर के, जिसमें कि 13th क्वेश्चन कहता है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है आपके सामने। पहला स्टेटमेंट है हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस इन सॉलिड थ्रू कन्वेक्शन। तो जो हीट ट्रांसफर होती है सॉलिड के अंदर वो किस प्रोसेस के थ्रू होती है, उसको क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन बोलते हैं। ये आपसे कहा गया, तो ये फॉल्स है। इन सॉलिड्स इट मेनली टेक्स प्लेस बाय कंडक्शन, ठीक है, कंडक्शन की वजह से होती है हीट ट्रांसफर, तो ये आपका फॉल्स हो गया, क्योंकि सॉलिड में आपकी कंडक्शन की वजह से होती है, ठीक है। तो ये जो कन्वेक्शन है इसकी वजह से कहाँ पर होती है, इसको क्या कहाँ पर यूज़ करते हैं, तो इसको देखते हैं हम गैसेस और लिक्विड्स में, लेकिन सॉलिड्स में कंडक्शन होता है, ये फॉल्स हो गया। सेकंड पर आते हैं, हीट ट्रांसफर थ्रू कन्वेक्शन टेक्स प्लेस बाय द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। तो ये आपका बिल्कुल सही है। एक्चुअल मूवमेंट कहाँ पर होती है, गैसेस में और लिक्विड में। इसके बाद थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, एरियाज विद क्ले मटेरियल्स अलाउ मोर सीपेज ऑफ वाटर देन दोज विद सैंडी मटेरियल्स। तो थर्ड आपका फॉल्स होगा, क्योंकि सैंडी सॉइल्स अलाउ करते हैं मोर सीपेज देन क्ले सॉइल, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ स्टेटमेंट, द मूवमेंट ऑफ कूलर एयर फ्रॉम लैंड टू सी इज कॉल्ड लैंड ब्रीज। तो कहा जैसे कूलर एयर जो होती है जो लैंड से सी की तरफ जाती है उनको बोलते हैं लैंड ब्रीज। देखो कूलर एयर जिस तरफ से जाएंगी उसके आगे वही लगेगा, मतलब लैंड की तरफ से सी की तरफ जाएंगी तो लैंड ब्रीज, और सी की तरफ से लैंड की तरफ जाएंगी तो सी ब्रीज। तो यहाँ पर लैंड से सी की तरफ जा रही है तो लैंड ब्रीज होगा, और यही लिखा हुआ है, तो ये ट्रू हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पर आता है, अ साइक्लिस्ट कवर्स 600 मीटर इन 2 मिनट्स। ठीक है, एक कंडीशन आपको दे दी। क्वेश्चन ए पूछता है फाइंड हर स्पीड इन मीटर पर सेकंड। तो देखो 600 मीटर इन 2 मिनट्स, 2 ये मिनट है, सॉरी ये मीटर है और ये मिनट है, तो आपको ये काट देना है मीटर और मिनट, और हमें कहा है मीटर पर सेकंड बनाना है। तो सेकंड करने के लिए 2 मिनट में कितनी सेकंड्स होती हैं, 2 मिनट्स में होती है आपकी 2 × 6 सेकंड्स, 2 × 60 सेकंड्स। तो ये कितना हो गया, 0 से 0 गया, 6 से 6 गया, और 10 डिवाइड बाई 2, तो 5 मीटर पर सेकंड, ये आपका आंसर आ गया। इसके बाद बी पूछता है आपसे कन्वर्ट दिस स्पीड इनटू किलोमीटर पर आवर। अब देखो आप एक चीज़ ध्यान रखो, जब भी आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना हो तो आप मल्टीप्लाई करोगे किससे, मीटर पर सेकंड की किससे मल्टीप्लाई करोगे, आप मल्टीप्लाई करोगे 18/5 की। और अगर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड जाना हो, अब ये क्या बन गया, तो ये बन गया आपका, देखो इजी वे में बताता हूँ, किलोमीटर पर आवर में करने के लिए आपको मीटर पर सेकंड में मल्टीप्लाई करनी होगी 18/5 की, और किलोमीटर आवर से मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करनी होगी। ठीक है, अब यहाँ पे हमें सिंपल कहा गया है कि इसको कन्वर्ट करो किलोमीटर पर आवर में, तो 5 मीटर पर सेकंड को हम किलोमीटर पर आवर में करेंगे तो 18/5 कर दूंगा मैं, जिसमें 5 से 5 कट जाएगा, तो आ गया आपका आंसर 18 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। और पार्ट है, या तो आप 14th का ये दोनों पार्ट कर लो, या फिर और के बाद ये दिया गया क्वेश्चन कर लो। अब ये दिया गया क्वेश्चन देखते हैं। अ कार कवर 60 किलोमीटर इन द फर्स्ट 4, 70 किलोमीटर इन द सेकेंड आवर, अच्छा 4 नहीं सॉरी आवर। तो अ कार कवर 60 किलोमीटर इन द फर्स्ट आवर एंड 70 किलोमीटर इन द सेकेंड आवर एंड 50 किलोमीटर इन थर्ड आवर। इज़ द मोशन यूनिफॉर्म, जस्टिफाई और आंसर, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। तो आपको आंसर बताना है क्या यूनिफॉर्म मोशन है और क्या उसको जस्टिफाई भी करना है, और फिर बताना है उसकी एवरेज स्पीड। तो आइए इसको देखते हैं। देखो मोशन इज़ नॉन यूनिफॉर्म, क्यों, देखो आपके पास है 14th का और पार्ट, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा, हम लिखेंगे इसको मोशन
इज नॉन यूनिफॉर्म। क्यों? क्योंकि बिकॉज इट कवर्स unequal distance in equal time intervals। ठीक है, इसी के साथ एवरेज स्पीड क्या होगी? एवरेज स्पीड होती है आपकी, देखो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो एवरेज स्पीड आ गई आपकी 60, सारा आप डिस्टेंस कवर कर देंगे, प्लस कर देंगे कितने घंटे में, टोटल टाइम कितना था 3 आवर, जो कि आपका हो गया 180 डिवाइड बाय 3। तो आपका एवरेज स्पीड आ गई 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 सेक्शन, सेम सेक्शन है हमारे पास। स्टेट 2 डिफरेंसेस बिटवीन ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। तो ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में 2 अंतर बताने हैं आपको ह्यूमंस के अंदर। तो वो देख सकते हैं हम इस तरह, रेस्पिरेशन में फ़र्क क्या है वो देख लेते हैं। देखो मैंने साफ लिख दिया आपके सामने। तो इट इज़ ब्रीथिंग इज़ अ फिजिकल प्रोसेस जिसमें कि हम सांस अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और हम CO2 बाहर छोड़ते हैं, और ये एक लंग्स में होने वाली प्रोसेस है। रेस्पिरेशन वहीं देखें तो ये सेलुलर लेवल पर होने वाली प्रोसेस है, सेलुलर लेवल पर मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो इट इज़ अ केमिकल प्रोसेस इन विच फूड जो होता है ग्लूकोज वो ब्रेक डाउन होता है सेल के अंदर और क्या बनाता है, एनर्जी रिलीज करता है। और ये कहाँ होती है, सेल के अंदर होती है, बॉडी की सेल के अंदर, बॉडी की सेल के अंदर ये प्रोसेस होता है। ठीक है, तो ये 2 डिफरेंस हो गए। अब इसके साथ ही आप इसको टेबल बनाकर दिखाएंगे पेपर में ज़रूर। ठीक है, और ये आपकी कुछ इस प्रकार की टेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा हुआ। 16 पर आते हैं। लिस्ट एनी 2 कंडीशंस नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस एंड ब्रीफली स्टेट द रोल ऑफ ईच। तो 2 कंडीशन आपको बतानी है फोटोसिंथेसिस होने के लिए और उनके रोल को ब्रीफली एक्सप्लेन करना है। आइए करते हैं। तो बेसिकली आपके सामने है कि पहले तो देखो फोटोसिंथेसिस में 2 चीज़ कौन सी हैं। अब मैं बताता हूँ कोई 4 चीज़। ठीक है, 2 आपसे 2 भी पूछी जा सकती है, 3 भी पूछी जा सकती है, 4 भी पूछी जा सकती है। तो बेसिकली सनलाइट सबसे पहली चीज़ है, सनलाइट जिसकी आवश्यकता पड़ती है। और ये क्यों पड़ती है, क्योंकि ये प्रोवाइड कराता है एनर्जी को। सनलाइट प्रोवाइड कराती है एनर्जी जो कि क्लोरोफिल को ज़रूरत होती है। किस लिए, CO2 और वाटर को ग्लूकोज बनने के लिए। ठीक है, इसका सनलाइट का रोल हो गया। CO2 का देखते हैं। इसके बाद CO2 जो कि एक्ट करता है एज अ रॉ मटेरियल, किसके लिए, ग्लूकोज बनने के लिए फोटोसिंथेसिस के दौरान। इसके बाद तीसरा मेन इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है वाटर। अनदर रॉ मटेरियल है एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम सोयल, सोयल के थ्रू एब्जॉर्ब होता है। और ये एक अनदर रॉ मटेरियल कहा जा सकता है जो कि एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम सोयल। ठीक है, और लास्ट क्लोरोफिल। इसका यूज़ आपको PDF लेने पर मिलेगा जो कि आप मेंबरशिप ज्वाइन करने के बाद अवेल कर सकते हो। तो 3 मैंने बता दिए, 2 पूछे गए थे और 4 आपको करने हैं। पेपर में कुछ भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। अच्छा, इसमें क्या है, 16 का या तो और पार्ट है या फिर देख लेते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि वाई आर कुकिंग यूटेंसिल्स यूजुअली मेड ऑफ मेटल्स बट देयर हैंडल्स आर ऑफन मेड ऑफ वुड और प्लास्टिक। एक्सप्लेन विद द आइडिया ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। अब देखो आपको पता है कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होता है। कंडक्टर वो होता है जो इलेक्ट्रिसिटी हीट को पास होने देता है, अपने अंदर से गुजरने देता है, उसको बोलते हैं कंडक्टर। और इंसुलेटर होता है जो गुजरने नहीं देता। तो कहा गया है कि कुकिंग यूटेंसिल्स मतलब आपके खाना पकाने के जो बर्तन होते हैं वो जनरली मेटल से बने होते हैं, लेकिन उनके जो हैंडल है वो किससे बने होते हैं, वुड या फिर प्लास्टिक से। तो वुड और प्लास्टिक क्या है, ये एक तरह के इंसुलेटर होते हैं जिसके अंदर बिजली या फिर गर्मी पास नहीं हो पाती। और अगर ये पास नहीं हो पाती तो आपको गर्मी, वो जलता नहीं है आपका हाथ, इसलिए ये यूज़ होते हैं। अब इसी को एक्सप्लेन करते हुए हमें अपना आंसर लिखना है। ठीक है, आइए लिखते हैं। तो आप देखो कि ये लिखा है साफ साफ, आपको दिखाने के लिए मैं दिखाता हूँ
कि कैसे हमारा आंसर लिखा जाएगा। हमारा आंसर लिखा जाएगा कुकिंग यूटेंसिल्स आर मेड ऑफ मेटल्स बिकॉज मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड क्विकली ट्रांसफ़र हीट टू फूड। एक चीज़ क्लियर हुई। दूसरा, हैंडल्स क्यों बनते हैं वुड और प्लास्टिक के, बिकॉज दीज आर पुअर कंडक्टर्स जिसको हम इंसुलेटर बोलते हैं, और सो दे डू नॉट गेट वेरी हॉट एंड कैन बी हेल्ड सेफली। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना, सेफली को। तो आप प्रॉपर आंसर ये लिखोगे। इसके बाद आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेक्शन सी, जिसमें शॉर्ट आंसर्स हैं और 3 क्वेश्चन होंगे 4-4 नंबर के। क्वेश्चन नंबर 17 पूछता है आपसे डिस्टिंग्विश बिटवीन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन यूजिंग द एग्जाम्पल ऑफ अ कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट हाईवे विद नो ट्रैफिक एंड अ कार मूविंग इन अ सिटी ट्रैफिक। तो देखो, स्ट्रेट हाईवे पर एक कार जाती है और कहा गया है आपको यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को डिफरेंस, मतलब उनके बीच में डिफरेंस क्रिएट करके दिखाना है। कैसे? एग्जांपल के तौर पर एक कार जो कि स्ट्रेट हाईवे पर मूव कर रही है जिसमें कोई ट्रैफिक नहीं है, तो गाड़ी जा रही है यहाँ से सीधा एक रफ्तार पर, एक स्पीड पर, इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्मली जा रही है। और एक है आपकी स्ट्रेट हाईवे पर मतलब सिटी के अंदर जिसमें और भी गाड़ियाँ चल रही हैं। ठीक है, यहाँ पर फंस गई है गाड़ी, कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे कभी पीछे, तो इसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब इसको डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। तो आप लिखोगे कुछ इस तरह से कि एक तो हो गया आपका यूनिफॉर्म मोशन, एक हो गया आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसके साथ ही फीचर्स देख लेंगे। और ये आप एक लाइन खींच दोगे सीधी सीधी, जिसमें आप ये थोड़ा लाइन यहाँ से खींच दोगे यहाँ तक। अब इस लाइन के नीचे नीचे देखते हैं, एक तो डेफिनेशन दोनों की, और दूसरा स्पीड, और तीसरा एग्जाम्पल। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन की तरफ आते हैं। यूनिफॉर्म मोशन होता है व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, वही नॉन यूनिफॉर्म होता है व्हेन एन ऑब्जेक्ट covers unequal distance in equal interval of time। ठीक है, और its speed keep changing। स्पीड की बात कर लेते हैं। स्पीड रिमेन कांस्टेंट, स्पीड यहाँ पर कांस्टेंट चलेगी। कोई भी गाड़ी हो वो कांस्टेंटली एक ही स्पीड पर चलेगी, और यहाँ पर स्पीड चेंज होती रहेगी, तो स्पीड चेंजेस। ठीक है, एग्जांपल के तौर पर, अ कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट हाईवे विद नो ट्रैफिक। अ कार मूविंग on a straight highway with no traffic ये किसका एग्जाम्पल है? ये आपका यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल है। इट मूव स्मूथली एट ऑलमोस्ट कांस्टेंट स्पीड। इट मूव एट ऑलमोस्ट कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, दूसरी तरफ एग्जांपल है, अ कार मूविंग इन सिटी ट्रैफिक
ठीक है, और इट फ्रीक्वेंटली स्लोज डाउन, स्टॉप्स एंड स्पीड्स अप। ठीक है, ये बेसिकली आपका पूरा डिस्टिंग्विश कहा गया था आपको ब्रीफली, वो हमने कर दिया है। ठीक है, ये आपका टेबल भी हो गई आपकी तैयार। इस तरह से आप पूरा डिस्टिंग्विश कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने आ गया। अ ट्रेन ट्रेवल्स 180 किलोमीटर इन 4 आवर्स। ठीक है, ऑप्शन ए कहता है कैलकुलेट इट्स एवरेज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर पर आवर के लिए एवरेज स्पीड क्या होगी, 1 किलोमीटर डिवाइड बाय 4 आवर, जो कि आपका 4 4 16, 2 4 5 45 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। बी पूछता है एक्सप्रेस दिस स्पीड इन मीटर पर सेकंड। 45 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए मैंने बताया था आपको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। 5/18 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या दिखा आपको, आपने इसको 3 से काट दिया, 3 15 जा 3 6 जा। अब 15 इंटू 5 की मल्टीप्लाई और डिवाइड बाई 6 करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा। तो आप देखो इसमें 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, 5 5 जा 25 डिवाइड बाई 2, तो 12.5 आपका आंसर आ गया मीटर पर सेकेंड। थर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, इफ़ इट कंटिन्यूज एट सेम स्पीड हाउ फार विल इट गो इन 30 मिनट्स। अगर ये सेम स्पीड से चले तो 30 मिनट्स में कितना जाएगा। जब आपको पता चल गया कि ये हर सेकंड में 12.5 मीटर जा रहा है, ठीक है, सिंपल सी बात है, या फिर आप कह लो हर आवर में 45 किलोमीटर जाता है। भाई इसकी स्पीड हमने 45 किलोमीटर पर आवर निकाली थी, 45 किलोमीटर पर आवर। तो ये तो सिंपल सी बात है कि ये इसका आधा ही समय की बात कर रहा है, मतलब 30 मिनट की, तो ये डिस्टेंस भी आधा ही ट्रेवल करेगा। इसका मतलब है 22.5 किलोमीटर। ये बेसिक साइंस का क्वेश्चन था, 22.5 किलोमीटर हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं, ये कंप्लीट हुए। एक्सप्लेन द रोल ऑफ द फॉलोइंग इन ह्यूमन डाइजेशन। तो इन सब का ह्यूमन डाइजेशन में रोल बताना है क्या होता है। सलाइवा का रोल, तो सलाइवा का रोल होता है बेसिकली, आप ये कहाँ पर लिखोगे, आप लिखते हैं यहाँ पर आओ। तो सलाइवा इट मॉइस्चर्स फूड, मॉइस्चर प्रोवाइड करता है फूड में, इट मॉइस्चर्स फूड, ठीक है, एंड कंटेन अ डाइजेस्टिव जूस, एंड contain a digestive juice that helps break down starch into sugar। अब आप एक चीज समझो, जब भी हम कुछ खाते हैं ना उसके अंदर होता है स्टार्च, ठीक है, वो टूट के बनता है शुगर, ठीक है, स्टार्च से बनता है शुगर, शुगर के अंदर होता है ग्लूकोज, ग्लूकोज से मिलती है हमें एनर्जी। इस तरह से आप सिंपल मान लिया करो। अब हमें कहा गया सलाइवा का मतलब, सलाइवा से हमें क्या मिलता है, क्या रोल है, मॉइस्चर प्रोवाइड कराता है फूड को। इसके अंदर एक डाइजेस्टिव जूस होता है जिससे वो स्टार्च जो होता है खाने के अंदर जो है वो टूट जाता है, जिसकी वजह से शुगर बनती है और हमें अंदर जाकर वो हेल्प करता है डाइजेशन में, ठीक है। एक क्लियर। स्टमक का मतलब, कितना फंबल कर रहा हूँ भाई मैं, हो जाता है कभी कभी, कोई बात नहीं। तो स्टमक का मतलब देखते हैं। स्टमक इट चर्न्स फूड, इट ओहो, देखो कभी कभी ना आप जब कुछ करने की कोशिश करते हो वैसी चीज़ें नहीं बीतती, तो आपको ट्राई करते रहना होता है। इट चर्न्स फूड। और कभी कभी मैं कुछ बातें ना आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कहता हूँ तो उनका डीप मीनिंग होता है, समझ जाया करो। इट चर्न्स फूड, मिक्सेस इट विद
gastric juices containing acids। देखो स्टमक का काम क्या होता है, जब खाना अंदर जाता है तो वो अंदर जाकर एक तो फूड को एक जगह इकट्ठा करता है, फिर उसको गैस्ट्रिक जूस होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। उन जूसेस जिनके अंदर एसिड्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, वो मिक्स कर देता है फूड के साथ, जिससे डाइजेशन होता है, प्रोसेस स्टार्ट होता है। ठीक है, एसिड एंड एंजाइम्स and start digestion of protein and start digestion of proteins। ठीक है, इसी के साथ ऑप्शन सी कहता है कि बताओ विली ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या रोल है। अब विली ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन का रोल हम लिखते हैं यहां पर। तो विली ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन का रोल होता है बेसिकली, दीज फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, प्रोजेक्शन लिख सकते हैं हम उनको। इंक्रीज, क्या इंक्रीज करती है, सरफेस एरिया, किस लिए, फॉर एफिशिएंट न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन। कि न्यूट्रिएंट जो है खाने में, मान लो कोई न्यूट्रिएंट है, वो एब्जॉर्ब कैसे होगा, जब पूरा डाइजेस्ट हो जाए और उसके अंदर से हर एक चीज़ को चूस ले। तो इंटेस्टाइन विली का काम, इस स्मॉल इंटेस्टाइन का काम होता है उसको चूस लेना, खाने को अच्छे से चूस लेना, उसके अंदर के सारे न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर लेना। ठीक है, एब्जॉर्प्शन एंड कंटेन ब्लड वेसल्स to absorb digested food into the blood। ठीक है, ये रोल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 हमने कर लिया आई थिंक। क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। डिस्क्राइब हाउ एन एक्सपेरिमेंट विद द लीफ एंड कॉस्टिक सोडा solution shows that carbon dioxide is necessary for photosynthesis। तो आपको डिस्क्राइब करना है कैसे ये एक्सपेरिमेंट जो कि किसी एक लीफ पर कास्टिक सोडा डालने के सॉल्यूशन के साथ अगर हम करें तो वो दिखाता है कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में ज़रूरी होती है। ठीक है, अब देखो इस चीज़ को समझो। टू शो दैट, इसको करेंगे कैसे, इसको हम कैसे करेंगे मैं बताता हूँ। देखो हमारा क्वेश्चन नंबर है 28। देखो आपको जो पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी वो ये पीडीएफ है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी पीडीएफ अवेल कर सकते हो अपना, किस चीज़ से, अपनी पीडीएफ अवेल कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन करके। तो हम करते हैं आंसर यहाँ पर। टू शो दैट CO2 is necessary, यही तो कहा गया है, necessary for photosynthesis। तो प्रोसीजर क्या है वो देख लेते हैं। इसमें फर्स्ट स्टेप है कीप अ पोटेड प्लांट, कीप अ पोटेड प्लांट। तो इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए आपको ये प्रोसीजर समझना होगा जो हम एक्सपेरिमेंट में करते हैं। तो वो एक्सपेरिमेंट ही आपको डिस्क्राइब करना था। अब उस एक्सपेरिमेंट को डिस्क्राइब करने के लिए पहले आप हेडिंग डालते हो टू शो दैट CO2 इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। ये कैसे पता चलता है, आप एक प्रोसीजर फॉलो करते हो। फर्स्ट स्टेप लेते हो कीप अ पोटेड प्लांट, एक प्लांट लेते हो, एक पोटेड प्लांट लेते हो, उसके अंदर एक प्लांट होता है जिसमें कुछ लीव्स होती हैं। ठीक है, अब ये पोटेड प्लांट अंदर डार्क 2 से 3 दिन के लिए डार्क रूम में रख देते हो। ठीक है, जिससे कि डिस्टार्च हो जाए वो। सेकेंड स्टेप पुट सम कॉस्टिक सोडा इन अ वाइड माउथ बोतल, जिसका मुंह चौड़ा उस बोतल में कॉस्टिक सोडा लेते हो। थर्ड स्टेप करते हो कि उसमें लीफ
इंसर्ट हाफ ऑफ अ डिस्चार्ज लीफ, मतलब इससे ये जो डिस्चार्ज हो चुकी लीफ है इसकी का आधा हिस्सा आप किस में डुबा देते हो, उस बोतल में डुबा देते हो जहाँ पर आपने वो बेसिकली कास्टिक सोडा सॉल्यूशन रखा था। फोर्थ स्टेप, प्लेस द सेटअप इन सनलाइट, फिर आप उस पूरे सेटअप को सनलाइट में रखते हो कुछ घंटों के लिए और फिर आप देखते हो क्या, आप रिमूव करते हो लीफ को, टेस्ट मतलब एंड टेस्ट बोथ पार्ट फॉर स्टार्च यूजिंग द आयोडीन टेस्ट, फिर आयोडीन टेस्ट के द्वारा आयोडीन उस पर डालकर देखते हो उस लीफ पर जिसमें आधा हिस्सा तो आपने स्टार्च की बोतल में डाल दिया और आधा हिस्सा बाहर छोड़ा था डिस्टार्च लीफ को। ऑब्जर्व करते हो आप क्या कि द पार्ट ऑफ द लीफ आउटसाइड द बोतल टर्न्स ब्लू ब्लैक, स्टार्च बन जाता है उस लीफ पर जो कि ब्लू ब्लैक कलर शो करती है जब उसके ऊपर क्या डालते हो आप, आयोडीन डालते हो। ठीक है, तो वो पार्ट लीफ का वो पार्ट जो कि बोतल से बाहर था, मतलब स्टार्च जो आपका कास्टिक सोडा था उससे बाहर था लीफ का वो हिस्सा, वो क्या हो जाता है, ब्लू और ब्लैक कलर का हो जाता है। और जो हिस्सा उसके अंदर होता है कास्टिक सोडा सॉल्यूशन के लीफ का, वो हिस्सा ब्लू ब्लैक नहीं होता। ठीक है, तो बिकॉज CO2 वाज एब्जॉर्ब्ड, क्योंकि CO2 उसने एब्जॉर्ब कर ली थी, कास्टिक सोडा के द्वारा CO2 एब्जॉर्ब कर ली गई। इससे हमें पता चलता है कि क्यों CO2 ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेक्शन डी की तरफ आते हैं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 21, ऑप्शन ए कहता है डिस्टिंग्विश बिटवीन कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, 1 पॉइंट ईच, तीनों का 1 पॉइंट देना है। आइए कन्वेक्शन, कंडक्शन और क्या रेडिएशन का 1-1 पॉइंट से इसको अलग अलग करके देखते हैं। यही तो कहा गया है, तो आइए। तो बेसिकली कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, इसका 1-1 पॉइंट लिख देते हैं। कंडक्शन, ट्रांसफर ऑफ हीट इन सॉलिड्स फ्रॉम hotter part to cooler part, ये कह लो colder part, without movement of particles। ठीक है, इसके साथ कन्वेक्शन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ हीट इन लिक्विड and gas by actual movement of the heated particle। हीटेड पार्टिकल जब खुद हिलते हैं, इधर से उधर जाते हैं, तो वो हीट ट्रांसफर करते हैं। और रेडिएशन क्या हो गया, ट्रांसफर ऑफ हीट इन दी form of rays without any medium such as heat from the sun to earth, such as heat from sun to earth। ठीक है, ये एक रेडिएशन का एग्जाम्पल हो गया। देखते हैं बी क्वेश्चन क्या कह रहा है। बी क्वेश्चन कह रहा है व्हेन वाटर इज हीटेड इन मेटल पैन ऑन अ गैस स्टोव, मतलब गैस स्टोव पर रखे मेटल पैन के अंदर पानी जब गर्म होता है, एक्सप्लेन करो क्लियरली कि कैसे 3 प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस इन दिस सिचुएशन। कैसे 3 हीट के जो 3 प्रोसेस मैंने अभी बताया आपको, ये कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, ये 3 प्रोसेस इस एक जो भी एक ये प्रोसेस था पैन के अंदर, मान लो पैन है, नीचे ये आग लगी हुई है, ठीक है, ये आपका पैन है। अब इसके अंदर पानी उबल रहा है, ओहो, इसके अंदर पानी उबल रहा है। अब इसके अंदर ये तीनों प्रोसेस कैसे देखे जा सकते हैं इस एक प्रोसेस के अंदर, वही आपको बताना है कि
व्हेन वाटर इज हीटेड मेटल पैन ऑन अ गैस स्टोव, एक्सप्लेन करो कि कैसे 3 प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफ़र के 3 प्रोसेस इस एक सिचुएशन में दिख रहे हैं। तो आप कैसे बताओगे? आप कहोगे कि व्हेन वाटर इज हीटेड इन अ मेटल पैन ऑन अ गैस स्टोव, एक्सप्लेन क्लियरली। इसमें हीटिंग वाटर इन अ मेटल पैन ऑन अ गैस स्टोव, फर्स्ट कंडक्शन होगा आपका। कंडक्शन कैसे होता है इस पैन के अंदर वो लिखेंगे। हीट फ्रॉम द फ्लेम फर्स्ट हीट्स द मेटल। तो आपने देखा, देखो अब मैं इस ग्राफ इसको इस पूरे क्या बोलते हैं डायग्राम को अच्छे से बनाता हूँ जिससे कि आपको इजीली समझ में आए। अब एक चीज़ देखो आप, ये आपका गैस स्टोव पर मेटल पैन है, ठीक है। अब इस मेटल पैन में आपने एक चीज़ देखी कि यहाँ पर हमारा गैस स्टोव है, ठीक है। इस गैस स्टोव में लगी हुई है आग, ठीक है। अब ये आग जो है यहाँ से निकली, इस ब्लू वाली फ्लेम से निकली, यहाँ से तो निकलती है ब्लू कलर की, ठीक है। अब ये निकली और ये यहाँ से निकलकर ऊपर पैन तक पहुँची। ये क्या एग्जाम्पल हुआ? रेडिएशन का, वही लिखा है। फिर ये इस पैन, ये जो पैन है ये अपने आप में एक सरफेस है, मेटल सरफेस है। इस मेटल सरफेस में हीट नीचे से ऊपर पहुंची और पानी तक पहुंची। ये अपने आप में क्या एग्जांपल हुआ? हीट यहाँ पर ट्रांसफ़र हुई। ये एग्जांपल हुआ अपने आप में कन्वेक्शन का, कंडक्शन का। मेटल में हीट ट्रांसफ़र हुआ कंडक्शन का। और फिर हीट become lighter, rises and cooler, water sinks, forming convection currents that heat all the water। जिसके बाद अंदर जो पानी था उसमें सारे पानी में फैल गई सारी हीट। ये किसका एग्जाम्पल हुआ? आपका कन्वेक्शन का। ये किसका एग्जाम्पल हुआ? हीट के फैलने का, कन्वेक्शन का। वही लिखा है, ठीक है, वही लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर और पार्ट देखते हैं इसका बी। और ये अब ये इतना हुआ हिस्सा। अब देखते हैं कि 21 में और पार्ट में ए और बी दिए गए हैं। ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो नीट, साफ सुथरा एक ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम आपको बनाना है। अब वो डायग्राम मैं आपको नहीं बनवा रहा, बताओ क्यों? क्योंकि आपको मैं फिर से इंसिस्ट कर रहा हूँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट से बता सकते हो। हम प्राइस डाउन कर सकते हैं अपने मेंबरशिप का, लेकिन आप मेंबरशिप लोगे तो मुझे सपोर्ट मिलेगा, मैं और ज़्यादा इक्विपमेंट और चीज़ें आपको प्रोवाइड करा पाऊँगा। तो ये एक एज अ जनरल आपकी तरफ से सपोर्ट है, जो आप PDF ले सकते हो, जिसके PDF में आपको हर चीज़ मिलेगी। फिर आपको ये चीज़ ढूंढने या बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप पेपर कैसे सोल्व करो, दोबारा से करो, प्रैक्टिस करो, PDF डाउनलोड करो, कुछ भी करो, ठीक है। इतना आपके लिए छोड़ दिया, बाकी मैं बता देता हूँ हम उसमें क्या क्या बताएंगे। इस तरह से होता है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये आपका लंग हो गया, ठीक है। इस लंग के बाद ये आपका इधर भी इस तरह से ही लंग्स हो गए, ठीक है। इसमें अंदर पूरी चीज़ें हो गई और इसके ऊपर ऐसे रिब हो गई। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं जो आपको PDF में मिलेगा? नोस्ट्रिल्स, इसके बाद विंड पाइप, इसके बाद आपको एल्वियोली, इसके बाद आपको लेफ्ट लंग, राइट लंग, इसके बाद रिब केज, डायफ्राम,
ये सब बताया जाएगा और ये कहाँ होगा ये आप सब उस PDF में देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बी पार्ट कहता है एक्सप्लेन हाउ मूवमेंट। बी पार्ट कहता है एक्सप्लेन हाउ मूवमेंट ऑफ रिब्स एंड डायफ्राम कॉजेज इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। तो सांस लेने और छोड़ने का जो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होता है वो उसमें कैसे आप कह सकते हो कि कैसे रिब्स का मूवमेंट काम करता है। एक्सप्लेन करो हाउ मूवमेंट ऑफ रिब्स एंड डायफ्राम। देखो एक्सप्लेन करना है कि कैसे ये डायफ्राम और रिब के मूवमेंट की वजह से इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होता है। इसका प्रॉपर आंसर लिखेंगे हम कहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एक। तो इसमें कहा गया है कि कैसे ये एक्सप्लेन करना है आपको कैसे कारण होता है मूवमेंट ऑफ रिब्स और डायफ्राम का जो मूवमेंट होता है वो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में का कोज बनता है। ठीक है, अब इसको कैसे लिखोगे आप, इसको लिखोगे आप कुछ इस प्रकार से कि ड्यूरिंग, पूरा लिख के दिखाता हूँ, ड्यूरिंग इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन तो बेसिकली इनहेलेशन के दौरान रिब मसल जो होती है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, जिसकी वजह से क्या होता है रिब्स मूव अप और आउट, मूव अप होती है और आउट बाहर की तरफ होती है। एंड डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके बाद वो डाउन मूव करता है, इंक्रीज करता है किसमें, चेस्ट के अंदर खोखलापन की जगह बनाता है, जिसकी वजह से लंग्स सिकुड़ और चौड़े हो पाते हैं। चेस्ट की कैविटी वॉल्यूम को बढ़ाता है जिसके बाद एयर रशेज इनटू लंग्स में एयर जाने की जगह बनती है। फिर अगर एक्सहेलेशन की बात करें, रिब मसल्स रिलैक्स हो जाती है जिसकी वजह से रिब्स डाउन मूव करती है अंदर की तरफ और डायफ्राम मूव करता है ऊपर की तरफ, जिसकी वजह से डिक्रीज चेस्ट कैविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। चेस्ट कैविटी का मतलब चेस्ट में जितनी खाली जगह थी जिसमें हवा भरी थी वो एकदम से कम होने लगती है और उसके बाद सारी जो वॉल्यूम है वो कम हो जाता है, एयर बाहर पुश्ड आउट होती है और लंग से बाहर निकल जाती है। इस तरह से रिब्स और डायफ्राम के मूवमेंट की वजह से ही इनहेलेशन और एक्सहेलेशन हो पाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। वानी बिलीव्स दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। वानी बिलीव करती है कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे जो फोटोसिंथेसिस हम देखते हैं उसके लिए ज़रूरी है। शी पुट्स एन एक्सपेरिमेंटल सेटअप एज शोन बिलो टू कलेक्ट एविडेंस टू सपोर्ट और रिजेक्ट हर आइडिया। तो इसके लिए वो एक सेटअप बनाती है जिससे पता चलाती है वो कि क्या मैं सही सोच रही हूँ या गलत सोच रही हूँ, अपना आइडिया को चेक करने के लिए। ऑप्शन ए सनलाइट विद कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट जा रही है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। बी सनलाइट विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड। सी डार्क विद कार्बन डाइऑक्साइड और डी डार्क विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो एक जगह सनलाइट है और दो केसेस हैं जहाँ पर सनलाइट है और दो केसेस हैं जहाँ पर सनलाइट नहीं है और दोनों में एक एक जगह कार्बन डाइऑक्साइड है और एक एक जगह कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। अब इसके भी आप पर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछता है इन विच प्लांट इन द अबोव सेटअप विल स्टार्च बी फॉर्म्ड। तो कहाँ पर स्टार्च फॉर्म होगा, अब आप ऊपर बताओ। तो बेसिकली ओनली इन सनलाइट विद कार्बन डाइऑक्साइड, इस वाले ऑप्शन में आपका स्टार्च फॉर्म होगा। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें ए आ गया। नेक्स्ट बी इन विच प्लांट इन द अबोव सेटअप विल स्टार्च नॉट बी फॉर्म, किस में नहीं होगा। तो सेकंड है आपका बी सी डी, तीनों के अंदर कोई स्टार्च फॉर्म नहीं होगा, नो स्टार्च फॉर्म। ठीक है, ये भी और ये भी। अब देखो सनलाइट विद कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, बोथ इसमें क्या है, लाइट भी है प्लस CO2 भी है, तो क्या हो गया, दोनों हैं तो फोटोसिंथेसिस होगा और जिसकी वजह से क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगा। ये मान लो रेड कलर का फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो गया। अब फोटोसिंथेसिस हो गया तो यहाँ पर ग्लूकोज बनेगा, मतलब कि स्टार्च भी बनेगा। ठीक है, इसमें नहीं होगा फोटोसिंथेसिस इन तीनों में, तो स्टार्च नहीं बनेगा। सेकंड भी हो गया हमारा। थर्ड आई विच प्लांट, सॉरी यहाँ पर इन आना चाहिए, इन विच प्लांट्स विल ऑक्सीजन बी जनरेटेड, किस में ऑक्सीजन जनरेट होगी, तो ओनली ए, इसका भी आंसर ए है, ओनली ए, क्योंकि यहीं पर फोटोसिंथेसिस हो रहा है
ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस विच नीड्स बोथ लाइट एंड CO2। क्वेश्चन 4 कहता है इन विच प्लांट इन द अबव सेटअप विल ऑक्सीजन नॉट बी जनरेटेड। तो बाकी और तीनों में ऑक्सीजन जनरेट नहीं होगी, तो इन तीनों में ही नो O2 जनरेटेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तो पढ़ते हैं सेक्शन सी। सेक्शन ई आपके सामने केस बेस्ड क्वेश्चन है। तो पहले केस दे दिया गया है एक, अ स्टूडेंट टुक 2 सिमिलर पोटेड ग्रीन प्लांट्स। 2 पोटेड ग्रीन प्लांट्स ले लिए एक स्टूडेंट ने। 1 प्लांट वॉज केप्ट इन अ ब्राइट सनलाइट, एक ब्राइट सनलाइट में रख दिया इस तरह से। द अदर इन अ कम्प्लीटली डार्क कपबोर्ड फॉर 36 आवर्स, और दूसरा इस तरह से रख दिया कपबोर्ड के अंदर अंधेरे में बिल्कुल। फिर अ लीफ फ्रॉम ईच प्लांट वॉज बॉइल्ड इन, तो कहा गया है दोनों में से एक एक पत्ती बॉयल करता है वो पानी में, देन इन एल्कोहल टू रिमूव इट्स ग्रीन कलर, उसके बाद वो एल्कोहल में उसको डुबाता है जिससे कि उसका ग्रीन कलर निकल सके। एंड फाइनली टेस्टेड विद आयोडीन सॉल्यूशन, और फाइनली वो आयोडीन सॉल्यूशन के साथ टेस्ट करता है। द लीफ फ्रॉम द प्लांट केप्ट इन सनलाइट टर्न ब्लू ब्लैक इन सम रीजन्स। तो देखो पहले भी हमने इसका जिक्र किया कि वो लीफ जो सनलाइट में थी वो ब्लू ब्लैक उसका कलर हो जाता है कुछ जगह से, और द लीफ फ्रॉम द प्लांट केप्ट इन डार्क, जो अंधेरे में प्लांट रखा हुआ था उससे निकाली गई जो लीफ थी, डिड नो शो एनी कलर चेंज विद आयोडीन, आयोडीन के साथ वो कोई भी कलर शो नहीं करती। अब क्वेश्चन ए पूछता है वाई वॉज द लीफ बॉइल्ड इन एल्कोहल बिफोर एडिंग आयोडीन। तो आपको बताना है कि आयोडीन में ऐड करने से पहले क्यों उसने लीफ को एल्कोहल में भिगोया। तो अब इसको देखो, अब आप इसको आंसर लिखेंगे, क्योंकि इसको यहीं पे समझ लेते हैं। द लीफ वॉज बॉइल्ड इन अल्कोहल टू रिमूव क्लोरोफिल, जिसको उसने पैसेज में कहा है कि द ग्रीन पिगमेंट, ग्रीन कलर को हटाने के लिए उसने अल्कोहल में उसको डुबोया था। द डिकलराइजेशन मेक इट ईजियर टू सी द कलर चेंज, जिसके बाद अगर वो आयोडीन में डुबाएगा तो जो उसका कलर चेंज होगा वो विजिबल हो जाएगा। ठीक है, कलर चेंज इजीली विजिबल होगा। नेक्स्ट, व्हाट डज द ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट। ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट क्या करता है? बेसिकली ब्लू कलर ब्लैक कलर विद आयोडीन इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ, सेकंड का प्रेजेंस ऑफ स्टार्च को इंडिकेट करता है। ठीक है, इसका मतलब है फोटोसिंथेसिस प्लांट की उस लीफ में हो रही थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ अबाउट द रोल ऑफ लाइट इन फोटोसिंथेसिस फ्रॉम दिस एक्टिविटी। इस एक्टिविटी से आप क्या कंक्लूजन निकालते हैं कि लाइट का क्या रोल है। ठीक है, तो द लीफ फ्रॉम द प्लांट केप्ट इन सनलाइट प्रोड्यूस्ड स्टार्च। अब देखो बेसिकली जो सनलाइट में हमने लीफ रखी थी वो स्टार्च प्रोड्यूस करती है, लेकिन लीफ जो डार्कनेस में रखी थी वो नहीं करती। इससे हमें पता चलता है कि लाइट इसेंशियल है। किस लिए? लाइट इज इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। ये हमने पूरा जो एक्टिविटी है पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं हम। ठीक है, विदाउट लाइट द प्लांट कैन नॉट मेक स्टार्च। ये दोनों क्वेश्चन हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर आता है, A4 पर। इफ लीफ हैज ग्रीन एंड नॉन ग्रीन पैचेस विच पार्ट विल गिव अ स्ट्रोंगर ब्लू ब्लैक कलर विद आयोडीन आफ्टर बीइंग केप्ट इन सनलाइट। तो कहा गया है कि अगर लाइट सनलाइट में रखा आपने, उसने स्टार्च बनाया, अब आपने अल्कोहल में नहीं डुबाया और आपने पूरा वो ग्रीन पैचेस के साथ ही, इफ लीफ हैज़ ग्रीन एंड नॉन ग्रीन पैचेस, मतलब उस पर कहीं ग्रीन है कहीं पर ग्रीन नहीं है, तो कौन सा हिस्सा ब्लू ब्लैक कलर ज़्यादा दिखाएगा अगर हम उसको आयोडीन के साथ टेस्ट करेंगे। तो सिंपल सी चीज़ है, जो ग्रीन कलर का नहीं होगा, द कंक्लूजन इज कि जो ग्रीन कलर का नहीं होगा, ग्रीन पार्ट गिव अ स्ट्रोंगर ब्लू ब्लैक कलर बिकॉज क्लोरोफिल इज प्रेजेंट देयर एंड दे मेक मोर स्टार्च वाइल नॉन ग्रीन पार्ट शो लिटिल और नो कलर चेंज। तो देखो जहाँ पर ग्रीन पार्ट होगा इसका मतलब है वहाँ पर स्टार्च ज़्यादा होगा, स्टार्च ज़्यादा होगा तो आयोडीन का साथ मिलकर ब्लू ब्लैक कलर भी ज़्यादा देगा। ठीक है, और जहाँ पर पैचेस कम होंगे वहाँ पर वो कम देगा। सिंपल सी बात इतनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। आई होप हमने सभी क्वेश्चंस कर लिए बिल्कुल,
और इसी के साथ हमने आपका क्वेश्चन पेपर कंप्लीट किया। आई होप आपको हेल्प मिली होगी और आप बेटर परफॉर्म कर पाएंगे अपनी क्वेश्चन पेपर में जो रियल एग्ज़ाम होगा आपका स्कूल में। तो आपका काम सिर्फ इतना है, इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से सोल्व करो। आपको पीडीएफ चाहिए तो मेंबरशिप ज्वाइन कर लो, पीडीएफ मिल जाएगी। प्रैक्टिस करो, आंसर्स देखो, लिखो, सेव कर लो फाइनल एग्जाम्स के लिए, कुछ भी करो आप। अभी सिर्फ इतना है कि आप कमेंट्स में कनेक्टेड रहो, अपने मैसेज करते रहो, चीज़ें पूछते रहो, मैं जवाब देता रहूँगा जितना पॉसिबल हो पाएगा। और पीडीएफ आंसर्स की कुछ इस प्रकार मिल जाएगी आपको। बाकी ये पीडीएफ एज इट इज़ अपलोड कर दी जाएगी। मिलते हैं आपसे आपकी क्लास के नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर को सोल्व करते हुए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट दोस्तों, और तैयारी बढ़िया तरह करते रहो। बाय।